दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनावों के पहले जो जिस प्रकार के भाषण दिए गए, उसमें से एक भाषण के बारे में थोड़ी बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं, अभी महाराष्ट्र, उत्तराखंड में चुनाव हुए। इस तरफ से वायनाड में प्रियंका गांधी का भी चुनाव, उसमें भी वोटिंग मत डाले गए। मैं खास तौर से महाराष्ट्र के चुनाव के एक मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूँ और वो है अ, जो भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री उप उप मुख्यमंत्री थे, जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, देवेंद्र फडणवीस। उनके भाषण की एक बात को मैं आपके सामने विश्लेषित करना चाहता हूँ। अपने एक भाषण में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा, इसने एक नया नैरेटिव खड़ा किया और इसी के साथ-साथ राहुल गांधी जो हैं, अब वो अर्बन नक्सल्स और एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट के बीच में घिर गए हैं और भारत जोड़ो यात्रा के नैरेटिव के कारण बीजेपी को पिछले चुनाव में बहुत नुकसान हुआ। अब ये उनका जो बयान है, अभी देखा जाए तो इसमें 2-3 चीज़ें हमें विश्लेषित करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। क्या ये केवल वामपंथियों के आधार पे थी? जैसा तक मेरा अंदाज है, इसमें जो मुद्दे उठाए गए थे, वो पूरे देश की आम जनता के मुद्दे थे। जो नारे दिए गए, जिस नारे से यात्रा की शुरुआत हुई, भारत जोड़ो, वो इस बात का संकेत था कि देश में सांप्रदायिक राजनीति के कारण कई लोग धर्म के आधार पर उनको बाँटा गया है और इसको हमको दूर करना चाहिए। इसी के साथ-साथ जो बात मुख्य रूप से राहुल गांधी ने रखी, यात्रा ने जिसको कहा, वो बात थी कि देश में गरीबी, भूखमरी, बेकारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा का अभाव, ये उनकी मुख्य बातों को उन्होंने रखा और इसमें किसी प्रकार से कोई वामपंथ या दूसरी चीज़ों का किसी प्रकार से आधार नहीं है। आपको थोड़ा याद दिला दूँ कि राहुल गांधी ने जो 2 यात्राएँ चालू की थी, पहली कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी। ये पूरी पैदल यात्रा थी और इसका जो प्रतिसाद था, लाखों, करोड़ों लोगों ने अलग-अलग हालात में इसमें भाग लिया। कहीं धूप थी, कहीं गर्मी थी, कहीं बारिश थी, उसके बावजूद यात्रा पूरी तौर से पैदल तौर पर कन्याकुमारी से कश्मीर पहुँची। पहले उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के जो वहाँ ये हैं, उनका जो स्मृति स्थल है, उसको भी अभिवादन किया और वहाँ से वो आगे निकले और इसमें अलग-अलग तबकों के लोग जुड़ते गए। दूसरी यात्रा जो निकली, वो पूरब से पश्चिम की तरफ थी और इस यात्रा में भी आधा इन्होंने कार से तय किया और ज़्यादातर पैदल चले। तो दोनों यात्राओं को मिला के करीब 10,000 किलोमीटर की ये यात्रा हो गई। 10 या 11,000 किलोमीटर की यात्रा हो गई और समाज का एक भी तबका नहीं था, जो इसमें शामिल ना हुआ हो। एक भी तबका ऐसा नहीं था, जो या तो शामिल हुआ या उसने बाजू से इसके प्रभाव को देखा। मैं खुद भी इसमें शामिल हुआ था आधे दिन के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश के असली मुद्दे लाए जा रहे हैं। अलग-अलग तबके, जिनकी उपेक्षा मीडिया द्वारा होती है, जिनकी उपेक्षा राज्य सत्ता के द्वारा होती है, वो सब इसमें पूरे उत्साह से भाग ले रहे थे। वो इसको केवल ये कहना कि ये दक्षिणपंथी जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, फडणवीस जैसे, उन्होंने इसको अर्बन नक्सल और अल्ट्रा लेफ्ट कह के जो किया, वो मेरे ख्याल से उनकी राजनीति का भाग है। इनकी राजनीति ये है कि समाज के शोषित तबके, गरीब तबके, अल्पसंख्यक, इनकी समस्याओं के बारे में ख्याल नहीं देना। इनकी जो नीति है, वो समाज के उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित है। संभ्रांत लोगों के लिए, सक्षम लोगों के लिए, अमीरों के लिए इनकी नीतियाँ बनी हुई हैं। जो हम चाहते थे आज़ादी के बाद कि हमारी नीतियाँ ऐसी हों, जैसा गांधी जी ने कहा, लाइन के अंतिम व्यक्ति तक विकास का प्रभाव पहुँचे, विकास के परिणाम पहुँचे। उसके उलट ये जो सरकार पिछले 10 साल से चल रही है,
इसने गरीबों को और गरीब बनाया, अमीरों को और अमीर बनाया। तो ये जो सरकार है, इसकी नीतियों के कारण समाज में जो एक बेचैनी थी, और उस बेचैनी का एक अभिव्यक्ति करने के लिए लोग इसमें बड़ी मात्रा में जुड़े। और दूसरा, ये यात्रा एक बड़ी राहत के रूप में आई, क्योंकि पिछले 10 साल से जैसे लोकतंत्र का हरण किया जा रहा था, बोलने की आज़ादी के भी जो बंधन लग रहे थे, जो जिस प्रकार से समाज में न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, ईडी का इस्तेमाल, आईटी का इस्तेमाल, उसके कारण जो समाज में एक प्रकार से डर का माहौल था, वो इस यात्रा ने थोड़े आधार पे कम करने की कोशिश की। इसमें कोई शंका नहीं है। जब ये यात्रा चल रही थी, तो यात्रा के उत्साह को देखकर कई लोगों ने कहा, अरे ये तो केवल यात्रा है, इसका चुनावों पे परिणाम क्या होगा? चुनाव में परिणाम नहीं होगा। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से हमें बता दिया कि यात्रा का परिणाम हुआ। और इस परिणाम का महाराष्ट्र में क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एमपी की 23 सीटें थी, वो गिरकर 9 हो गई। और इसका जो परिणाम हुआ, दूसरा, लोकतंत्र के मूल्यों को बहाल करने के लिए, उसी रास्ते पर जाने के लिए भी लोगों ने अपनी एक प्रतिबद्धता दिखाई। पर खैर, दक्षिण पंथ धर्म के नाम की राजनीति करने वाले हर जगह उनका ये सिद्धांत है कि जो हमारे समाज में एक बैलेंस होता है, एक जो नीति निर्धारण होता है, अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य के बीच में, तो ये दक्षिणपंथी राजनीति, धर्म के नाम की राजनीति, ये चाहती है कि जो अधिकार है वो संभ्रांत लोगों को मिले, केवल संभ्रांत लोगों को मिले, और जो कर्तव्य है उस केवल समाज के गरीब तबकों को मिले। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर उन्होंने कर्तव्य और अधिकार का करके रखा है। उसी के चलते उन्हें बहुत खराब लग रहा था कि ये कौन सी यात्रा है जो आम लोगों के मुद्दे की बात कर रही है, ये कौन सी यात्रा है जो आम लोगों के अधिकारों की बात कर रही है, ये कौन सी यात्रा है जो जाति व्यवस्था के खिलाफ बात कर रही है, ये कौन सी यात्रा है जो हिंदू मुसलमान की एकता के बारे में बात कर रही है। इसलिए उन्हें बहुत बेचैनी थी। और देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद खुद उन्होंने बयान दिया कि जब भी मैं संकट में होता हूँ तो मैं आरएसएस से सलाह लेता हूँ, आरएसएस से सलाह लेता हूँ। आरएसएस से उन्होंने सलाह ली, और आरएसएस से जुड़े हुए जो 30 बड़े संगठन महाराष्ट्र में हैं, जो आदिवासियों में काम करते हैं, दलितों में काम करते हैं, मुसलमानों में काम करते हैं, हिंदू राष्ट्र की के एजेंडा के लिए उनसे संपर्क किया और उनको कहा कि ये चुनाव में हमको किसी भी प्रकार से जीतना है। अब ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे जीते, क्या जीते। उनके नैरेटिव में ये बात क्लियर है कि जो भी आज मानव अधिकारों की बात करता है, उसको अर्बन नक्सल के रूप में ये बदनाम करते हैं। और अल्ट्रा लेफ्ट कहकर, अल्ट्रा लेफ्ट तो वो होते हैं जो हिंसा का रास्ते पे जाते हैं, पर इस यात्रा में तो पूरी पूरी महात्मा गांधी के रास्ते, अहिंसा की बात की गई। तो इस यात्रा को इस प्रकार से बदनाम करना, ये उनकी सोची समझी चाल है। अभी तक उनका मुख्य जो नैरेटिव रहता था वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ रहता था, वो तो खैर बना रहा, पर उसी के साथ साथ उन्होंने अर्बन नक्सल को जोड़ दिया और अल्ट्रा लेफ्ट को जोड़ दिया। तो ये एक हमें स्पष्ट होना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस जैसे बीजेपी के बड़े लीडर और विचारक जो बात कहते हैं, वो उनका एक ही मतलब होता है कि हिंदू राष्ट्र के एजेंडा के अलगाव से, के विरोध में जो लोग बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, संविधान के मूल्यों की बात करते हैं, उनको सबको कोई ना कोई लेबल लगाकर बदनाम करो। इसी अर्बन नक्सल के नाम पे हमारे कई विचारकों को जेल में डाला गया, उन पे मुकदमे हुए, 2-3 छूटे, और फादर सैन स्वामी जैसे लोगों की उसमें हत्या हो गई। और ये एक दुख की बात है कि आज मानव अधिकारों के बात को उठाना, उसको इतनी गलत निगाह से देखा जाता है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, हमारे पास गरीब लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का हक हो, और हमारे पास ये हो कि हम समाज के सभी तबकों के समस्याओं को सरकार तक उठा सके। और यही काम विपक्ष का होता है।
यही काम मीडिया का होता है, जो जिसको भारत जोड़ो यात्रा से एक बहुत अच्छी मजबूती मिली। मेरे ख्याल से इस यात्रा की तुलना एक दूसरी यात्रा से भी करना ज़रूरी है, और वो यात्रा बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई थी, जो भारत जो उनकी यात्रा थी राम मंदिर के लिए। जहाँ-जहाँ यात्रा ये जो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक जा रही थी, यात्रा आगे जा रही थी, खून की नदियाँ पीछे बह रही थी। यानी जहाँ-जहाँ ये गई, इसने दंगे करवाए, और उसकी परिणति बाबरी मस्जिद के टूटने में हुई, और बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद फिर से देश में हिंसा का एक बहुत बड़ा दौर चला, और मुस्लिम विरोधी मानसिकता को और गहरा कर दिया गया। तो उसके विरोध में ये यात्रा सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और लोकतंत्र के आधार पे, संविधान के मूल्यों के आधार पे की गई। इसीलिए उनको इस प्रकार की यात्रा पसंद नहीं है। इसलिए अब इस यात्रा को भी बदनाम करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, जो एकदम निंदनीय है। हमें संविधान के मूल्यों पर चलकर देश के लोगों को स्वतंत्रता, समता, बंधुता की कड़ी में जोड़कर, भारतीय पहचान की कड़ी में जोड़कर भारत के विकास की बात करना ज़रूरी है। और आपको ये भी बता दूँ, आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी हमारे कई बड़े जो नेता थे, भगत सिंह हों, सरदार पटेल हों, सुभाष चंद्र बोस हों, सबने इसी बात को रेखांकित किया था कि अगर हम धर्म के आधार पर एकता रखेंगे, भारतीय के आधार पे अपनी पहचान रखेंगे, तो निश्चित रूप से देश की प्रगति होगी। और जो प्रगति आज रुकी हुई दिख रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ धर्म के नाम पे लोगों में बंटवारा किया जा रहा है, जाति के नाम पे राजनीति की जा रही है, और जो है यहाँ के बड़े धन्ना सेठ हैं, उनको प्रवृत्त करने के लिए, उनको सब कुछ देने के लिए ऐसी नीतियाँ बनाई जा रही हैं कि वो अरबों करोड़ से और आगे जाकर इस पार्टी को भी मदद करें, जो पार्टी अभी चुनाव जीती है, और उसी के साथ-साथ संभ्रांत लोगों का दबदबा समाज में बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, हम इस बात की गहराई को समझेंगे, और इन इस जो उनकी विचारधारा है, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, तानाशाही की विचारधारा, और समाज में गैर बराबरी को बनाए रखने की विचारधारा, उसके विरोध में अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, और यहाँ के लोकतंत्र को ज़्यादा मजबूत करने के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए हम होने वाले प्रयत्नों का पूरा-पूरा समर्थन करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।